हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन को देख रहे हैं, जिसमें आपका एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 चल रहा है। इसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। चलेंगे देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कहाँ पर रखा गया था, मतलब कौन सी जेल में रखा है। क्वेश्चन क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया? तो किस जेल में रखा गया था? आगा खां महल में। कहाँ पे रखा गया था? आगा खां महल। इसमें ऑप्शन में था अल्मोड़ा जेल, बांकीपुर जेल, आगा खां महल और क्या था? तिहाड़ जेल। तो इनको कहाँ पे रखा गया था? आपका आगा खां महल में रखा गया। यहाँ पर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे तो यह आपको घोषणा कब होती है? ये आपका 8 अगस्त 1942 को। कब होती है? 8 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को की गई, लेकिन इसको स्वीकृति मतलब लागू कब होता है? 9 अगस्त 1942 को। कब होती है? 9 अगस्त 1942 को हुआ। अगर यहीं पर देखेंगे तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कौन सी नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया? करो या मरो। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। उसके बाद यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कई नेताओं को गिरफ्तार किए गए, जिसमें आगा खां महल में अगर बात करेंगे, या जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसमें 3 व्यक्ति को रखा गया। एक आपका था कौन? गांधी जी। किनको रखा गया? गांधी जी। दूसरा सरोजनी, दूसरा कौन थे? सरोजनी नायडू थे। कौन थे? सरोजनी नायडू थे। इसके अलावे वही आपका कस्तूरबा गांधी। कौन थे? कस्तूरबा गांधी को कहाँ पे रखा गया? आगा खां महल में रखा गया। तो आगा खां महल में गांधी जी, सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को रखे गए। इनके अलावे अगर बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू को कौन सा जेल में रखा गया? तो अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखेंगे? अल्मोड़ा जेल में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें बांकुड़ा जेल, बांकुड़ा जेल में किनको रखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। किनको रखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को रखा गया। तो बांकुड़ा जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद को रखे गए। वहीं बांकीपुर जो पटना वाला जेल है, इनमें किनको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को रखेंगे। किनको रखेंगे थे? राजेंद्र प्रसाद को। किनको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेता को गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर रखे गए। यहाँ पर देखिए, आगा खां महल में गांधी जी, सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को रखे गए, जबकि अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू को रखे गए, बांकुड़ा जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद को और बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखे गए। यहीं पर देखेंगे मुंबई का एक जगह आता है जिसका नाम क्या था? ग्वालियर, ग्वालियर का मैदान, ग्वालियर, ग्वालियर का मैदान में अरुणा अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराए थे। तो कांग्रेस का तिरंगा लहराने वाले कौन थे? अरुणा आसफ अली। कहाँ पर? तो ग्वालियर मैदान। कहाँ का था? मुंबई के ग्वालियर मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस के तिरंगे झंडे को लहराए थे। यहीं पर जाने अगर खुफिया रेडियो के लिए कौन प्रचलित थे? उषा मेहता। कौन प्रचलित थे? उषा मेहता। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने के लिए कौन जानी गई? उषा मेहता। कौन जाने गए? उषा मेहता। इसके अलावे देखें, राम राम मनोहर बी एन खाकर, यह सभी भी किनसे जुड़े हुए थे? तो रेडियो प्रसारण से जुड़े हुए थे। राम मनोहर एवं बी एन खाकर भी किनसे जुड़े हुए थे? रेडियो प्रसारण से जुड़े हुए थे। इसके अलावे अगर जाने तो जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर बात करें, जयप्रकाश नारायण या हजारीबाग जेल से भागे थे। हजारीबाग जेल से भागे थे दीपावली के दिन। कौन? जयप्रकाश नारायण।
तो हम लोग क्या देखे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कस्तूरबा गांधी को कहां रखा गया, तो कहां पे रखा गया, आगा खां महल में रखा गया था। इनके साथ ही गांधी जी और सरोजिनी नायडू को भी आगा खां महल में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति 8 अगस्त 1942 को मिला, लेकिन लागू होता प्रभावी हुआ 9 अगस्त 1942 को। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो यो मरो का। इसके बाद देखिए हम लोग क्या, बंबई के ग्वालियर मैदान में अरुणा आसाफ अली कांग्रेस के तिरंगे फहराने के लिए जानी गई। उसके बाद खुफिया रेडियो से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन प्रचलित रहा, तो उषा मेहता, इनके साथ ही राम मनोहर एवं बी एन खाकर भी प्रचलित हुए थे। इनके अलावा देखिए जयप्रकाश नारायण कौन सा जेल से भागे थे, हजारीबाग जेल से। कौन सा जेल से, हजारीबाग जेल से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बतला रहा है कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से संबंध है, तो कहां से, उड़ीसा से। यह हुआ था 1837 में। कंद विद्रोह कब होता है, 1837 में। यह कहां पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। इसके अलावा अगर हम लोग विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले जानेंगे नील विद्रोह के बारे में, जो बिहार और बंगाल में रहते। नील विद्रोह आपको कहां पे रहा, बिहार और बंगाल में। नील विद्रोह बिहार और बंगाल में रहे, जिनका नेतृत्वकर्ता आपका था तिरुत सिंह। कौन थे, तिरुत सिंह। इनके अलावा यह आपका नील विद्रोह हुआ कब था, 1859 से 60। कब हुआ, 1859 से 60। पहला क्या देखिए, नील विद्रोह या बिहार बंगाल में जिनका नेतृत्व करता तिरुत सिंह छे, कब हुआ था, 1859 से 60 में। वहीं बात करेंगे दूसरा, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन यह कहां पे रहा आपका, यह बिहार में। ताना भगत आंदोलन कहां पे रहा, बिहार में। नेतृत्व करता था इनका जतरा भगत। जतरा भगत कौन थे इनके नेतृत्वकर्ता, जतरा भगत। यह हुआ था आपका 1914 में। कब हुआ, 1914 में। इसके अलावा अगर जाने रामोसी, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह की बात करें तो यह कहां पे रहा, यह पश्चिमी घाट में था। कहां पे था, पश्चिमी घाट में। जिनके नेतृत्व करता थे चीतर सिंह। कौन थे इनके नेतृत्व करता, चीतर सिंह। और यह हुआ था 1822 से 29 तक चला था। इसके बाद अगर देखें कोर विद्रोह, कोर विद्रोह, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ, कहां पे रहा, यह छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर के पठार, वही झारखंड वाला में। जिसका नेतृत्व करता था बुद्धो भगत। कौन थे, बुद्धो भगत थे। कौन थे, बुद्धो भगत। यह हुआ था आपका 1831 से 32। कब रहा था, 1831 से 32। इसके अलावा देखिए मोपला, मोपला विद्रोह की अगर बात करें, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहां पे रहा, केरल में। मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था, केरल में। जिसके नेतृत्व करता थे आपका अली मुसलियार। कौन थे, अली मुसलियार। कौन थे, अली मुसलियार। यह हुआ था आपका 1920 से 22। कब रहा था, 1920 से 22। अगला अगर देखें पाइका विद्रोह, पाइका, पाइका विद्रोह की अगर बात करें, यह उड़ीसा में रहा था। जो अभी क्वेश्चन था, पाइका विद्रोह उड़ीसा में। इसके नेतृत्व करता था आपका जगबंधु। कौन थे, जगबंधु। कौन थे, जगबंधु। यह 1817 में हुआ था। इसके अलावा अगर जाने पॉलीगैरो का विद्रोह, पॉलीगारो, पॉलीगारो, पॉलीगारो का विद्रोह अगर बात करें, पॉलीगारो का विद्रोह यह कहां पे रहा आपका, तमिलनाडु राज्य में। कहां पे रहा, तमिलनाडु राज्य में। बीपी कट्ठावपन, यह बीपी कट्ठावपन था। कौन था, बीपी कट्ठावपन। यह हुआ था आपका 1799 से 1801 चला था। इसके अलावा अगर देखें मुंडा विद्रोह बड़ा प्रचलित रहता है। मुंडा विद्रोह यह कहां पे रहा, झारखंड में। कहां पे रहा, झारखंड में। जिनका नेतृत्व करता कौन थे, बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा थे। यह हुआ था 1899 से लेकर 1900। कब हुआ था, 1899 से 1900। तो चलेंगे देखेंगे हम लोग क्या क्या जाने। सबसे पहला जाने नील विद्रोह।
नील विद्रोह जो कहाँ पे रहा, बिहार बंगाल में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तिरुत सिंह। नील विद्रोह बिहार बंगाल में रहा, नेतृत्वकर्ता तिरुत सिंह हुआ था 1859 से 60 में। ताना भगत आंदोलन बिहार में जतरा भगत इसका नेतृत्वकर्ता थे, जिन्हें कब हुआ था, 1914 में। रामोसी का विद्रोह पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया, यह हुआ था 1822 से 29 में। कोल विद्रोह की बात करें, कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था, बुद्धो भगत के द्वारा नेतृत्व किया गया 1831 से 32 में। मोपला विद्रोह कहाँ पे रहा, केरल में, अली मुस्लियार के द्वारा नेतृत्व किया गया 1920 से 22 में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में रहा, यह नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगबंधु, वह कब था, 1817 में। पोलिग्रो का विद्रोह कहाँ पे रहा, तमिलनाडु में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बीपी कट्टमबापा, जब रहा था 1799 से 1801। वहीं मुंडा विद्रोह की बात करें, यह झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्वकर्ता कौन, मतलब यह विद्रोह कब रहा था, 1899 से लेकर 1900। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने बासरा की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। कि आपका व्यक्ति कौन था, इसमें सर शंकर नायर थे। कौन थे, सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने बासरा की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिए, तो किन्होंने दिया था, सर शंकर नायर ने। जलियांवाला बाग हत्या घटना की अगर बात करें, यह कब हुआ था आपका, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह अमृतसर नामक स्थान पे हुआ था। यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह जनसभाएं जो बुलाई गई थी, यह डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के लिए बुलाया गया था। सैफुद्दीन किचलू के लिए यह जनसभाएं बुलाई गई थी। इनको जो गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो गिरफ्तार किया गया था, उसी के लिए यह जनसभाएं अमृतसर में 13 अप्रैल 1918 को बुलाया गया था। लेकिन इसमें गोली चलाने का आदेश किन्होंने दे दिया था, डायर ने। किन्होंने दे दिया था, डायर ने दिया था। ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जिसमें अगर टोटल बात करें कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना व्यक्ति मारे गए, 379 379 होगा ना, 379 कितना व्यक्ति मारे गए, 379। वहीं कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कितना व्यक्ति मारे गए, 1000 व्यक्ति मारे गए। कितना व्यक्ति मारे गए, 1000 व्यक्ति मारे गए। यहीं पर बात करें कि डायर का सहयोग करने वाले कौन भारतीय थे, तो हंसराज नामक व्यक्ति थे। कौन थे, हंसराज व्यक्ति ने डायर का सहयोग किया था। इसी में देखिए गांधी जी ने कौन सी उपाधि को लौटा दिया था, केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया, जो इनको मिला था 1915 में। इनके अलावा अगर देखें सर की उपाधि किन्होंने लौटा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किन्होंने लौटा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। राय बहादुर की उपाधि किन्होंने लौटा दिया, राय बहादुर की उपाधि किन्होंने लौटा दिया, जमुना लाल बजाज ने। किन्होंने लौटा दिया, जमुना लाल बजाज ने लौटा दिया था। यहीं पर बात करें कि आपका जो 1918 में जो आपका 1919 होगा, ये आपका कब हुआ था, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सी रिपोर्ट बना था, किसकी अध्यक्षता में, हंटर की अध्यक्षता में। कब बना था, 19 अक्टूबर 1919। कब बना था, 19 अक्टूबर 1919 में यह जांच समिति गठित हुआ था। वहीं पे बात करें तो कांग्रेस के द्वारा जो जांच समिति का गठन किया था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, मदन मोहन मालवीय। कौन था, मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। तो चलेंगे देखेंगे इसमें क्या क्या जाने हम लोग। सबसे पहले देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद इसमें यह जो जनसभाएं बुलाई गई थी, किनके लिए बुलाया गया था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए। इसमें गोली चलाने का आदेश किन्होंने दिया था, ओडायर ने। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें कितना व्यक्ति मारे गए, 379 व्यक्ति। कांग्रेस के अनुसार इसमें कितना व्यक्ति मारे गए थे, 1000 व्यक्ति। या डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम क्या था, हंसराज था। वहीं गांधी जी ने इसमें कौन सी उपाधि को लौटा दिया, केसर हिंद की उपाधि। सर की उपाधि लौटाने वाले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले कौन थे, जमुना लाल बजाज। किन्होंने लौटा दिया, जमुना लाल बजाज। और इसके लिए जो
जांच कमेटी बैठा था वह किनकी अध्यक्षता में हुआ था? हंटर की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर 1919 को। लेकिन कांग्रेस ने जो इसके लिए जांच कमेटी का गठन किया था वह किनके नेतृत्व में किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगी। यह आपका कथन सही है। अंग्रेज अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से क्या करेगी? रक्षा करेगी। यह बेलेजली में है। उसके बाद सहयोगी पक्ष अंग्रेज की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकते हैं? नहीं जी, बिना अनुमति का युद्ध नहीं किया जा सकता है, और किंतु संधि नहीं की जा सकती। दोनों में अनुमति आवश्यक था। सहयोगी पक्ष अंग्रेज से अनुमति लेंगे तभी युद्ध कर सकते हैं और संधि कर सकते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात होती थी। यह ऑप्शन आपका क्या है? सही है। तो इसमें सही कौन है आपका? 1 और 3। कौन सही है? 1 और 3 आपका सही है। इसके अलावा अगर जाने तो कौन है आपका? लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली की शासनकाल को देखा जाए 1798 से 1805। बेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 तक रहता है। इन्होंने ही आपको लाया था सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला बेलेजली था, लेकिन बेलेजली से पहले ही फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर चुका था। लेकिन भारत में सहायक संधि की अगर पूछा जाए किन्होंने शुरुआत किया था, तो आपका लॉर्ड बेलेजली ने किया था, जो इसका शासनकाल रहा था 1798 से लेकर 1805। सहायक संधि करने वाला अगर राज्य की बात करें तो हैदराबाद ने कब किया था? 1798 में। मैसूर की बात करें तो मैसूर ने 1799 में। तंजौर अक्टूबर 1799 में। वहीं अवध की बात करें, अवध ने 1801 में। कब किया था? 1801 में किया। वहीं पेशवा ने कब किया था? दिसंबर 1802 में। कब किया था? दिसंबर 1802 में। और सहायक संधि नहीं करने वाले कौन थे? इंदौर के होलकर थे। कौन थे? इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। जी। इसके अलावा देखिए बेलेजली के समय ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया? 1800 में। कब किया गया? 1800 में। और इसको समाप्त किया गया 1854 में। कब समाप्त किया गया? 1854 में। यह प्रशिक्षण देने के लिए बना था। तो लॉर्ड विलियम के समय में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? आपका 1800 में। तो बेलेजली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ, जिसको समाप्त किया गया 1854 में। और अपने आप को बंगाल का सिर कहने वाले, बंगाल का स्वयं शेर कहने वाले कौन थे? आपका बंगाल का स्वयं शेर कहने वाले कौन थे? लॉर्ड बेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड बेलेजली थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं? यह टॉमस मुनरो की उद्भव है जी। यह आपको सही है, टॉमस मुनरो के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य मध्यवर्ती को कम करना था। यह भी आपका सही है। इस प्रणाली में कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। यह भी सही है आपका। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में चलाया गया। नहीं जी, यह चलाया गया था आपका मुंबई, मद्रास और असम में चलाया गया। कहां पे चलाया गया? मुंबई, मद्रास और असम में। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पर क्या है? गलत है। तो इसमें कौन बनेगा? 1 2 3 कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहां पे बात कर लेंगे कि हम लोग 3 व्यवस्था देखे थे, जिसमें रैयतवाड़ी, आपका महालवाड़ी और कौन था? अस्थाई बंदोबस्त। सबसे पहले कौन आता? अस्थाई बंदोबस्त की बात करें, अस्थाई बंदोबस्त कितना % भाग पे लगा? 19% पे लगा। यह 1793 में शुरू हुआ था। यह किया गया था किनके साथ? जमींदार के साथ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के समय में 19% लगा था 1793 में। यह किनके साथ समझौता किया गया? जमींदारों के साथ। इसके बाद अगर दूसरा बात देखें तो इसमें कौन आता है आपका? इसी में कॉर्नवालिस। इसमें 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे, एक कॉर्नवालिस था और सर जॉन शोर। इस नीति को बनाने वाले कौन थे? सर जॉन शोर थे। इसके अलावा देखिए, यह तो पहला हुआ। दूसरा अगर बात करें तो कौन आता? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें, यह 51% भूमि पर लगा था। और किसके साथ किया गया? यह डायरेक्ट किसान के साथ किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में कोई भी बिचौलिया वर्ग काम नहीं कर रहा था, तो वह रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जो 51% भूमि पर लगा था। यह किसानों के साथ किया गया था। इसमें देखेंगे तो 1792 में सबसे पहले कहां पे लगा था?
बारह महल जिले में। कहां पे लगा था? बारह महल जिले में। इसके अलावा 1820 में यह कहां पर चला? 1820 में इसको मद्रास में लगाया गया। 1825 में कहां पर लगा? बंबई में। कहां पर लगाया गया? बंबई में। 1825 में कहां पे लगाया गया? बंबई में लगाया गया। इसके अलावा अब जानेंगे तीसरा। तीसरा व्यवस्था कौन था? महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सा? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में शुरू होती है और कितना परसेंट भूमि पर बचा? 30%। महालवाड़ी व्यवस्था कितना परसेंट भूमि पर? 30% भूमि पर लगा था। और यह किनके साथ किया गया था? मुखिया एवं लबनदार के साथ। मुखिया एवं लबनदार के साथ। किनके साथ किया गया? मुखिया एवं लबनदार के साथ किया गया। इनके जन्मदाता की बात करें तो कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। इनके जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। वहां रियादबाड़ी की अगर बात करें, इसमें कौन जुड़ा था आपको? रीड और कौन था आपका? मुनरो। रीड और मुनरो जुड़े हुए थे। कौन थे? रीड और मुनरो। चलेंगे एक बार पुनः देख लेते हैं क्या देखे। सबसे पहले व्यवस्था कौन देखे? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जो 19% भूमि पर 1793 में लागू हुआ। यह किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। यह इसमें दो व्यक्ति जुड़े हुए थे, कर्नावालिस और सर जॉन शोर जुड़े हुए थे। रियादबाड़ी व्यवस्था की बात करें, यह 51% भूमि पर लगा और यह डायरेक्ट किनके साथ किया गया? किसानों के साथ। इसमें कोई भी बिचौलिया वर्ग आपका शामिल नहीं था। यह कब लगा? 1792 में लगा। सबसे पहले कहां पे लगा था? 12 महल जिलों में लगा था। 1820 में कहां पर लगाया गया? मद्रास में रियादबाड़ी व्यवस्था। 1825 में बंबई में लगाया गया। वहीं महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो यह सबसे पहले कब लगा था? 1822 में। 30% भूमि पर लगा। यह किसके साथ किया गया? मुखिया एवं लबनदार के साथ किया गया। यह कहां पर था? तो आपको बंबई, मद्रास, असम लगा। इसके जन्मदाता की बात करें तो कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे इनके जन्मदाता? हॉल्ट मैकेंजी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। खेमेकारा 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन को सही चुनना है इसमें। अगर पहला देखेंगे, इसने राज हड़प की नीति को समाप्त कर दी और राजकुमारों के अधिकार को मान्यता प्रदान किया। यह ऑप्शन आपका क्या है? सही है। इन्होंने राज हड़प नीति को समाप्त किया एवं देसी राजकुमारों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। यह भी आपको विचार करने की बात हुई थी। इसने सरकारी सेवा में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया जी। ऐसा कोई व्यवस्था इसमें नहीं लाया गया था। तो 1857 की क्रांति में इसमें राज हड़प नीति को समाप्त कर दी गई। राजकुमारों के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? 1 और 2 सही है। इसमें कौन सही है? 1 और 2। तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? सी नंबर ऑप्शन बनेगा। यही जाने 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो यह वास्तविक रूप से शुरू कब हुआ था? 10 मई 1857। या मेरठ से शुरू होती है। कहां से होती है? मेरठ से। कौन सी एनआई द्वारा शुरू किया गया? 20वीं एनआई के द्वारा शुरू किया गया। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है और इसकी शुरुआत 20 एनआई के द्वारा किया गया। वहीं मंगल पांडे की अगर बात करें, सबसे पहले विरोध किन्होंने किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने कब विरोध किया था? 29 मार्च 1857। मंगल पांडे ने चर्बी से मिले एक कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। कब? इन्होंने 29 मार्च 1857 को। और इसके अलावा इन्होंने 2 व्यक्ति की हत्या किया जिनका नाम था बाग और कौन था? हुसन। हुसन। बाग और हुसन की हत्या करने वाले कौन थे? आपका मंगल पांडे। तो बाग और हुसन, बाग बाग नहीं होगा। बाग और हुसन की हत्या किन्होंने किया था? आपका मंगल पांडे ने किया था। इनके अलावा इनको फांसी भी दिया गया। मंगल पांडे की अगर बात किया जाए, कौन सी एनआई से जुड़ा हुआ था? 34वीं एनआई से। किनसे जुड़ा हुआ था? 34वीं एनआई से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया गया। दिल्ली की नेतृत्व की बात करें, दिल्ली का नेतृत्व किन्होंने किया था? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के द्वारा एवं बख्त खां। बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां के द्वारा दिल्ली का नेतृत्व किया गया। इनके अलावा अगर देखें, कानपुर का नेतृत्व, कानपुर का नेतृत्व किन्होंने किया था? नाना शाह। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। और तत्या टोपे किन्होंने किया था? तत्या टोपे। किन्होंने किया था? तत्या टोपे ने। इसके अलावा अगर बात करेंगे, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किन्होंने किया था? बेगम हजरत महल ने। किन्होंने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। इसके अलावा अगर झांसी की बात करें, झांसी का नेतृत्व करता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी
लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इनके अलावा अगर देखें जगदेशपुर, जगदेशपुर, जगदेशपुर का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। किन्होंने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसके अलावा बरेली की बात करें, बरेली का नेतृत्व करता कौन था? खान बहादुर खां। खान बहादुर खां। कौन थे? खान बहादुर खां। इसके अलावा फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद का नेतृत्व किन्होंने किया था? रफी, रफी अहमदुल्ला, रफी अहमद उल्ला। किन्होंने किया था? रफी अहमद उल्ला। फतेहपुर, फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला ने। किन्होंने किया था? अजीमुल्ला ने। किन्होंने किया था? अजीमुल्ला ने किया था। चलेंगे एक बार पुनः देखेंगे हम लोग क्या क्या जाने। तो दिल्ली का नेतृत्व करता कौन था आपका? बहादुर शाह जफर एवं बरकत खान। दिल्ली का नेतृत्व क्या था? बहादुर शाह जफर एवं बरकत खान ने। कानपुर का नेतृत्व करता था नाना साहब एवं तत्या टोपे। लखनऊ का नेतृत्व किन्होंने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया। झांसी में 1857 का नेतृत्व करने वाली कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। जगदेशपुर का नेतृत्व किन्होंने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान ने। फैजाबाद का नेतृत्व किन्होंने किया था? रफी अहमद खान ने किया था। अब फतेहपुर की नेतृत्व किन्होंने किया था? अजीमुल्ला। फतेहपुर की नेतृत्व किन्होंने किया था? अजीमुल्ला ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो बंगाल विभाजन रद्द करना शामिल है। बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग प्रांत बनाना, यह भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल होगा, यह भी आपको क्या है? शामिल है। इसमें एक कथन आपको छोड़ रहा है कि दिल्ली को राजधानी बनाना था। कलकत्ता से हस्तांतरित कर राजधानी किसको बनाएगा? दिल्ली को, जिसकी घोषणा कब रहा? 1911 में। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। तो यह सारे पॉइंट की घोषणा किसमें हुआ था कि आपको 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, किन्होंने रखा था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किन्होंने रखा था? लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया? 1911 में। किसके स्वागत में किया था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में। जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में रखा गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जिसमें घोषणा किया गया बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनेगा, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल होगा। उसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कलकत्ता से राजधानी हटकर कहां बना? दिल्ली। घोषणा 1911 में हुआ, लेकिन दिल्ली राजधानी कब बना? 1912। उड़ीसा की अगर बात करेंगे बाद में कब अलग हो गया था? 1936 में। कब अलग हो गया? 1936। यहीं बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो यह कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905। घोषणा की बात करें 19 या 20 जुलाई 1905, 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। कहां से हुआ था? शिमला से हुआ था। कहां से हुआ था? शिमला से। लेकिन लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इसमें आपको क्या था? सभी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू। किन्होंने किया था? हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया है। सेवा कहां पे किया गया था? प्रयागराज में। कहां पे किया गया? प्रयागराज। प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना किन्होंने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया? जी, स्वराज की प्राप्ति किस में आ जाएगा? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने? नौरोजी ने। तो सबसे पहले जो स्वराज का मांग किया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर बात पूछ दे कि स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? दयानंद स्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किन्होंने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, लेकिन स्वराज शब्द का मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें, यह रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। किन्होंने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। जिसमें इसमें कांग्रेस में विभाजन हुआ था। कांग्रेस का
कांग्रेस का प्रथम विभाजन क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918। 1918 में बंबई अधिवेशन, 1918 के बंबई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम किनके द्वारा किया रहा है? हसन इमाम के द्वारा किया गया। और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ जी, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। इसकी बात अगर बात करें 1908 में, 1908 का मद्रास अधिवेशन, 1908 के मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष थी रास बिहारी घोष ने कर रहा था। कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। इसमें क्या किया गया? कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया, कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। उसके बाद देखिए 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जिसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। चलेंगे जानेंगे यहाँ पर क्या क्या देखे। सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, जिसमें स्वराज शब्द की मांग की गई। वहीं स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किन्होंने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रास बिहारी बोस ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिसमें कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया था, एक नरम दल और गरम दल। और कांग्रेस का यह प्रथम विभाजन था। कांग्रेस के दूसरे विभाजन की बात करें तो 1918 में या बंबई अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम। कांग्रेस के संविधान निर्माण की बात करें तो कांग्रेस का संविधान बना था 1908 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। और उसके बाद 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। इसके अलावा अब हम लोग को ऑप्शन 2 को बचा हुआ सी और डी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका 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 चरण मजुमदार, किन्होंने किया था? अंबिका चरण मजुमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किन्होंने किया था? अंबिका चरण मजुमदार। इसमें मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया था? समझौता। मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया था? समझौता। मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कब हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात करें जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जिसमें क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन। स्वराज को देखकर देखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का पहली बार मांग हुआ 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। अब पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो लिंग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो इसमें कौन आपको यही नहीं था? आपको उसमें शामिल नहीं था जी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को मांग की स्वीकार किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचक भारतीय सदस्य का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा, वह भी शामिल था। मुसलमानों के लिए निर्वाचक हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। तो इसमें ऑप्शन कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या करा? पाथेर डॉबी उपन्यास किसका है जी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किनका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो पाथेर डॉबी उपन्यास के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए? तो 1931 के अल्फ्रेड पार्क। कहां पे हुए थे? 1931 के अल्फ्रेड पार्क जो कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कहां पे पड़ता है? इलाहाबाद में। इसके अलावा अगर देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में जाने तो इनको प्यार से पंडित जी कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? पंडित जी। इनको प्यार से पंडित जी कहा जाता है। इनका अगर पूरा नाम बात करेंगे तो चंद्रशेखर क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म की अगर बात करें तो क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ में क्या बात है? झाबुआ भवरा गांव में
भाभरा गांव, झाबुआ के भाभरा गांव में हुआ था जन्म। हुआ कब था इनका जन्म? 23 जुलाई 1906 को। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906। पिताजी का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी। पंडित सीताराम तिवारी था। क्या नाम था? पंडित सीताराम तिवारी। माता जी का नाम जगरानी देवी। माता जी का नाम क्या था? जगरानी देवी। क्या नाम था? जगरानी देवी। तो इनकी माता का नाम था जगरानी देवी। यह कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे, जैसे कि बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। नौजवान सभा, नौजवान सभा की बात करें, नौजवान सभा से भी जुड़े थे। इसके अलावा किसान आंदोलन से भी कौन जुड़े थे? चंद्रशेखर आजाद। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन जुड़े हुए थे आपका? तो चंद्रशेखर आजाद। तो क्या था क्वेश्चन? चंद्रशेखर आजाद 1931 में अल्फ्रेड पार्क में इनका निधन होता है। तो उसके बाद इनको क्या कहा गया? पहले भी इसको प्यार से क्या कहा जाता था? पंडित जी। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के भाभरा गांव में। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी। माता जी का नाम जगरानी देवी। माता जी का नाम क्या था? जगरानी देवी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जी? के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। अगर वित्त आयोग की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 280, जिनका गठन कौन करता है जी? राष्ट्रपति। कौन करता है इसका गठन? राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 280 में। पहले वित्त आयोग कौन थे आपका? के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी। इसका पहली बार अगर गठन देखा जाए, इसका पहली बार गठन कब हुआ था? 22/11/1951। और ये आपको लागू कब हुआ था जी? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1952। लागू कब होता है? 6 अप्रैल 1952। तो पहली बार जो वित्त आयोग का गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 को। लागू होता है 6 अप्रैल 1952 को, जिसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 280 में। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्र राज्य संबंध पर गठित निम्नलिखित आयोग का सही मिलान करें। बात करता है सरकारी आयोग जी। कब आया था? 1983 में। सरकारी आयोग कब आया? 1983 में। राजमन्नार समिति 1969। राजमन्नार समिति 1969 में। एम.एन. पुंछी आयोग की बात करें 2007 में। पुंछी आयोग आया था 2007 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? 1966 में। कब आया था? 1966। कौन ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यह जितना भी आयोग देख रहे हैं, यह किसके लिए आया था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के संबंध को सुधारने के लिए, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को सुधारने के लिए सब गठित हुआ था। सरकारी आयोग कब गठित हुआ? 1983 में। कब गठित हुआ? 1983 में। लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में। अगर इनकी रिपोर्ट की बात करें, इन्होंने रिपोर्ट अपना कब दिया था? 1987 में। गठित हुआ 1983 में, रिपोर्ट दिया 1987। राजमन्नार आयोग कब गठित हुआ? 1969 में। पुंछी आयोग कब आया? 2007 में। और एक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित कब हुआ था आपको? 1966 में। कब हुआ था? 1966। चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है जी? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में। किसमें है? अनुच्छेद 315। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में भारतीय संविधान में किया गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या क्या होता? 65 वर्ष तक होता। इनमें से जो आपको पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक निकाय जी? योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, यह सभी आपको क्या है? गैर निकाय जी, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब हो गया कि इसका संविधान में उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया। जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया उनको क्या कहा गया? गैर संवैधानिक। तो इसमें कौन हो गया? योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग। योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993। कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993। वहीं राष्ट्र सूचना आयोग, जिसको कहते हैं आरटीआई जी, आरटीआई कब लागू हुआ था? 2005 में। सूचना का अधिकार कब मिला? 2005 में। सूचना का अधिकार कब से मिलता है? 2005 से। तो योजना आयोग शुरू हुआ कब? लाया 15 मार्च
15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या आ चुका है? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या आ गया? नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। कब होता है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठित कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। आरटीआई कब से लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया? 12 अक्टूबर 1993 को। योजना आयोग गठित कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता सूची सही दिया गया है जी? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसमें आपको कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश एवं कौन बनेगा? उप मुख्यमंत्री। कौन बनेगा? मुख्यमंत्री। लेकिन अगर हम लोग वरीयता क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा आपका? राष्ट्रपति। सबसे पहले कौन आएगा? राष्ट्रपति होगा। दूसरा नंबर पे, दूसरा पे उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा पे कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तीसरा में होगा प्रधानमंत्री। कौन होंगे? प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद चौथा स्थान पे अपने राज्यों के राज्यपाल। अपने राज्यों के राज्यपाल कौन होंगे? अपने राज्यों के राज्यपाल होंगे। पांचवें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति। कौन होंगे? पूर्व राष्ट्रपति। कौन होंगे? पूर्व राष्ट्रपति होंगे। छठा नंबर पे अगर बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री। कौन होंगे? पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा 6 के क्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन आएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। कौन आएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। कौन आएगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन आएंगे? लोकसभा अध्यक्ष आएंगे। अब 7वां में अगर देखें सभी कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री आएंगे इसमें अपने राज्यों के राज्यपाल। अपने राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। कौन आएंगे? मुख्यमंत्री। तो क्या जाने हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वरीयता क्रम में पहला स्थान पे कौन आएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री। चौथा स्थान पे अपने राज्यों के राज्यपाल। 5वां में कौन आएंगे? पूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद छठा पे आएंगे पूर्व प्रधानमंत्री। 6 के क्रम में कौन आएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद कौन आएंगे? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद कौन आएगा? कैबिनेट मंत्री। अंततः जाएंगे तो वहां पर आपको जितना भी को आपको पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण पाया हो, पद्म विभूषण पाया हो, उन सबको भी वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता? किस योजना के आधार पर ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया था जी? तो माउंटबेटन योजना। किस पे क्या था? माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि किस योजना के आधार पर ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया था? माउंटबेटन योजना। बात करेंगे माउंटबेटन योजना आया कब था आपका? 3 जून 1947। 3 जून 1947। वहीं बेबेल योजना की अगर बात करें 1945। बेबेल योजना 1945। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च 1946 में। क्रिस मिशन कब आया था? 1942 में। क्रिस मिशन कब आया? 1942 में। तो बेबेल योजना 1945 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? मार्च 1946 में। क्रिस मिशन कब आया था? 1942 में। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या कहता? किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया जी? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? 1935 के तहत। लेकिन बर्मा कब बना था? 1 अप्रैल 1937 को। बर्मा बनता कब है? 1 अप्रैल 1937 को, जिसको अभी वर्तमान में क्या कहते हैं जी? म्यांमार कहा जाता है। तो बर्मा का ही अभी दूसरा नाम क्या है? म्यांमार। इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। लेकिन कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। किसके तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। वहीं बात करें ऑप्शन 2 में भारत परिषद अधिनियम क्या? 1919, जिसको क्या कहा जाता? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसमें मिला? 1919 के अधिनियम में। वहीं पर सिविल सेवा गठन की बात करें, सिविल सेवा के लिए लीह आयोग का जो गठन किया गया 1926 में। लीह आयोग का गठन किया गया था 1926 में सिविल सेवा के लिए। वह भी किसके तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। वहीं बात करेंगे कि भारत परिषद आजादी आया 1947 के तहत। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करें, जिसको मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहते हैं? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से, जिसमें मार्लो क्या था? भारत सचिव। मार्लो क्या था? इसमें भारत
सचिव, मार्लो क्या था, भारत सचिव, और मिंटो क्या था जी, वासरा, मिंटो क्या था, वासरा। 1909 की बात करें तो मुस्लिम के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई। मुस्लिम के लिए प्रथम पृथक निधित्व की बात किसमें किया गया था, 1909 के अधिनियम में। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था, 1909 का अधिनियम। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था, 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। पहला बैठक कब हुआ था जी, 9 अगस्त, सॉरी 9 दिसंबर, कब हुआ था, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 पहला बैठक हुआ, 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरा बैठक हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष जी, अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद। किनको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद। वहीं प्रारूप समिति की बात करेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है आपका, चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में है जी, चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में, तो कहां पे है, अटलांटिक महासागर में। कहां पे पड़ता, अटलांटिक महासागर। कहां पे पड़ता, अटलांटिक महासागर में। प्रशांत महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस में है जी, तो कहां पर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भाग में। यहां पर देखेंगे या दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जी, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप। यहीं पर देखेंगे तो उत्तर अगर पश्चिम की बात करेंगे, उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत पाई जाती, एटलस पर्वत। कौन सी पर्वत पाई जाती, एटलस पर्वत। बात करेंगे टोटल महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप। टोटल महाद्वीप की संख्या कितना, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, एशिया महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उत्तरी अमेरिका। चौथा बड़ा द्वीप महा कौन है आपका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन सा, अंटार्कटिका। छठा कौन है, यूरोप। सातवां कौन है, ओशिनिया महाद्वीप। सातवां कौन सा, ओशिनिया महाद्वीप। टोटल महाद्वीप की संख्या कितना है, 7 है। महासागर की संख्या कितनी है, 5 महासागर है जी। कितना महासागर है, 5 महासागर, जिसको ट्रिक क्या देखे थे, पैसा। क्या देखे थे, पैसा। तो टोटल महासागर की संख्या पूछा तो 5 गो है, और टोटल आपका महाद्वीप की संख्या 7 है और महासागर की संख्या कितना है, 5 है जी। उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा रहा, एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो कौन है, ओशिनिया महाद्वीप। कौन सी है, ओशिनिया महाद्वीप। यहाँ पर बात करेंगे सभ्यता का पालना किसको कहा जाता, एशिया महाद्वीप। सभ्यता का पालना किनको होता है, एशिया महाद्वीप। आंध्र महाद्वीप किनको कहा जाता, अफ्रीका महाद्वीप। नई दुनिया का देश किनको कहा जाता, उत्तरी अमेरिका को। नई दुनिया का देश किनको कहा जाता, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता। वहीं आर्द्र महाद्वीप के नाम से किनको जाना जाता, दक्षिणी अमेरिका को। आर्द्र महाद्वीप किनको कहा था, दक्षिण अमेरिका। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किनको कहा जाता, आपको यूरोप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किनको, यूरोप को कहा गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्यासी भूमि का देश किनको कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किनको कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू अवन देश कौन सा है जी, कौन है, लाओस है। कौन देश है, लाओस। आप लोग जानते हैं कि टोटल लैंडलॉक कंट्री की संख्या कितना है विश्व में, 44 को। टोटल लैंडलॉक कंट्री की संख्या कितना है, 44। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री की बात करें कौन है, काजाकिस्तान। क्या नाम है, काजाकिस्तान। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कहते हैं किसको है जी, जिसमें आपको कहीं से भी जल का सीमा टच नहीं करता हो। जहां से जिसमें भी जल का सीमा टच नहीं करेगा उसी को लैंडलॉक कंट्री अर्थात स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थल रुद्ध देश। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, काजाकिस्तान। और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री कौन सा आपका, लाओस है जी। कौन है आपका, लाओस है। तो टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल लैंडलॉक कंट्री की संख्या कितना है, 44 है। और सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान। सबसे बड़ा कौन सी है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है जी, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नहीं जी ये तो गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आपका, एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे जलप्रपात कौन है, एंजिल जलप्रपात। कहां पे पाया जाता, बेनेजुएला। कहां पे पाया जाता, बेनेजुएला।
तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो कौन है आपका? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? एंजिल जलप्रपात को कहां पे पाया जाता है? वेनेजुएला में। कहां पे पाया जाती है? वेनेजुएला। बाकी सारा ऑप्शन सही है जी। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है? सुपीरियल झील। कहां पे पाया जाती है? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर सुपीरियल झील। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील सुपीरियल झील, अमेरिका और कनाडा के सीमा में। विश्व की सबसे ऊंचे नौकागम झील टीटीकाका झील कौन? बोल्बिया में पाया जाता है जी। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील कहां पे? टीटीकाका झील है। उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील का नाम क्या है? टंगानिका झील। क्या है? टंगानाका झील, तंजानिया में जी। तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील का नाम क्या है? टंगानिका झील। क्या नाम है? टंगानिका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में लगभग कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्र कितना है जी? तो 4992 कितना है? 4992। 18वीं भारतीय रिपोर्ट 2023 में आप लोग जानते हैं वन रिपोर्ट सबसे पहले कब आया था? 1987 में। वन रिपोर्ट सबसे पहले कब आया? 1987 में। प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। वन रिपोर्ट कितने वर्षों में आता? प्रत्येक 2 वर्षों में। 2021 के बाद कब आया जी? 2021 के बाद कब आया? 2023 में। जिसके अनुसार मैंग्रोव वनों की संख्या आपको कितना हो गया? 4992 किलोमीटर। कितना हो गया? 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? कृष्णा नदी। श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से? कृष्णा। श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से? कृष्णा। वहीं कावेरी नदी की बात करें तो कौन आता है? शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना जी। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ का है आपका? यह कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना? शिव समुद्रम परियोजना है। वहीं गोदावरी नदी की बात करें तो पोलावरम जी। पोलावरम परियोजना। और कालेश्वरम क्या हो जाएगा? कालेश्वरम परियोजना। पोलावरम परियोजना, कालेश्वरम, और कौन हो जाएगा? जयकवाड़ी परियोजना। जयकवाड़ी परियोजना भी कहां पे है जी? तो गोदावरी नदी। ताप्ती की बात करें तो उकाई बांध इसी पर देखे होंगे जी। उकाई बांध। कौन बांध जी? उकाई बांध के अलावा अगर यहां पर जाने, इसमें काकरापाड़ा ना, काकरापाड़ा परियोजना। कौन सा है? काकरापाड़ा परियोजना। तो क्या देखे? श्रीशैलम परियोजना आपसे पूछा गया था जी। श्रीशैलम परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कावेरी में कौन है? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। गोदावरी पर कौन है? पोलमरम परियोजना, कालेश्वरम परियोजना या जयकवाड़ी परियोजना। पोलवरम परियोजना, कालेश्वरम परियोजना, कौन है? जयकवाड़ी परियोजना। वहीं बात करें तो ताप्ती पर उकाई बांध और काकपारा परियोजना कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर जी। जो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? धूपगढ़ चोटी से। कहां से निकलती है? धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ चोटी कौन सी पर्वत पर है जी? महादेव पर्वत पर। कौन सी पर्वत है? महादेव पर्वत। महादेव किसका भाग है जी? सातपुड़ा का। किसका भाग है? सातपुड़ा पर्वत का। किसका भाग है? सातपुड़ा पर्वत। ताप्ती नदी की अगर बात करेंगे हम लोग, ताप्ती नदी कहां से निकला? धूपगढ़ से। अब धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी किसका है आपका? तो ये आपको सतपुड़ा पर्वत का। किसका है? सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहां पर अवस्थित है? महादेव पर्वत पर। कौन सी पर्वत पर है? महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी का 3 रेंज आता है जी। एक आता है राजपीपला की पहाड़ी, दूसरा कौन आता है? महादेव की पहाड़ी, दूसरा महादेव की पहाड़ी। और तीसरा कौन आता है जी? मैकाल पहाड़ी। कौन आती है? मैकाल पहाड़ी। यही मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और इसी से क्या निकलती है? नर्मदा नदी। क्या निकलती है? नर्मदा नदी। तो क्या देखे? सतपुड़ा का 3 रेंज आता है, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पर आपका क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़ से क्या आता है आपका? ताप्ती नदी। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक। अमरकंटक से क्या निकलती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी किससे भरण से होकर बहती जी? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला और किसके बीच से चलता है? सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कभी भी आपको डेल्टा ना बनाकर हमेशा हुआ क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या चीज का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सही है? इसका विस्तार पंजाब क्षेत्र में है। इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है। इसमें चावल गेहूं की कृषि की जाती है। इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होती है जी। इसमें कौन आपका सही है? तो इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्र में होती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण, इसका आपका विकास कहाँ पे होता है? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर के धाराओं से संबंधित नहीं है जी?
तो कनारी धारा इसमें संबंधित नहीं है। बाकी कुरिसियो की जलधारा प्रशांत महासागर की है, हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की है, कैलिफोर्निया की जलधारा कहाँ की है, प्रशांत महासागर। कनारी की बात करें या कहाँ का है, उत्तरी उत्तरी अटलांटिक का, किसका, उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, किसका, उत्तरी अटलांटिका का है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का कौन है, कनारी है। बाकी जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ किसका, आपका प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है, अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता और उसे तुरंत रक्त आधार की जरूरत पड़ती है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधार देने के लिए उसको सुरक्षित होगा जी। तो एक नंबर इसमें हो जाना चाहिए ORH, क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, ORH माइनस होगा। ओ या ओ दे सकते हैं या RH माइनस, क्या हो जाएगा, RH माइनस। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, थर्मस फाल्सकस में लंबे समय तक आपका तरल गर्म या ठंडे रहता है। थर्मस में जो है लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि उष्मा का कोई भी हानि अथवा प्राप्ति नहीं होता। यह किसके द्वारा, तो संवहन और विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, ये तीनों हो जाएगा जी, चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा। तो ऑप्शन कौन बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यस, इसमें सभी काम होता है, संचालन भी होगा, संवहन भी होगा और क्या होगा, विकिरण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो प्रोटॉन की संख्या। तो कौन करता है आपका, प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु क्रमांक की अगर बात करेंगे, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक यहां पर अगर समझेंगे, परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या अथवा परमाणु संख्या, या किसको व्यक्त करता, प्रोटॉन, या किसको व्यक्त करता, प्रोटॉन की संख्या को व्यक्त करता जी, या प्रोटॉन की संख्या को बतलाता। तो प्रोटॉन की संख्या को बतलाने का काम कौन करता, आपका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसको बतलाता, प्रोटॉन की संख्या को बतलाता। तो इसमें ऑप्शन कौन बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है जी, नाइट्रोजन। किसका होता है, नाइट्रोजन। किसका होता है, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है, नाइट्रोजन। आप लोग जानते हैं कि सभी दलहनी पौधे में क्या पाया जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, राइजोबियम जानते हैं। इसके बाद अगले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पर्णविन्यास शब्द किसके प्रतिरूप से संदर्भित है जी, तो पतियों का क्या विनाश है। तो पर्ण विनाश शब्द किसके प्रतिरूपण से संबंधित है, तो पतियों का विनाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है कि गुणसूत्र डीएनए और किससे मिलकर बना होता है जी, डीएनए और किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। किससे बना होता है, प्रोटीन। वहीं लिक्विड की बात करिए, इस लिक्विड से क्या बनाता, कोशिका झिल्ली जी। कोशिका झिल्ली की अगर बात करें, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिक्विड की बनी होती है। प्रोटीन की खोज किन्होंने क्या था जी, फांक ने। प्रोटीन की खोज किन्होंने क्या था, फांक ने। तो लिक्विड से क्या बनाता, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिक्विड की बनी होती है। प्रोटीन की विटामिन की खोज किन्होंने क्या था, फांक ने। विटामिन की खोज किन्होंने क्या, फांक ने। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने की काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 35, ऊंचे पेड़ों को दारूत्तक अर्थात जाइलम का ही हिंदी क्या होता है जी, दारूत्तक वाहिका के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो उद्वार गति में से सहायक होते हैं, वह कौन सा हो जाएगा, तो वाष्पोषण, खिंचाव होगा, संचयन होगा और क्या होगा, असंजन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग जानते हैं कि जाइलम का काम क्या होता है, जल एवं खनिज को ऊपर ले जाना। जड़ एवं तना के माध्यम से जल एवं खनिज को ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। वहीं फ्लोएम का काम क्या होता है, जो पत्तियों के द्वारा भोजन बना हुआ था वह पौधे के सभी अंगों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 में क्या है, आवर्तबीजी के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित कोशिका नहीं पाया जाती। तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, बीजांड का। क्या नहीं पाया जाएगा, बीजांड का। आवर्तबीजी के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती, तो इसमें आपका बीजांड का नहीं पाई जाती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, आवेग का विमान होती है जी, किसका किसका विमान दिया हुआ है। इसमें आंसर क्या होगा, MLT-1। आवेग का क्या हो जाएगा, MLT-1। वहीं पे बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है
टी पे पावर 2 इसका क्या हो जाएगा? यह किसका हो जाएगा? यह दाब का हो जाएगा। यह आपको किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बल का। तो एम एल टी -2 होगा दाब का, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है जी? ध्वनि की आयाम, ध्वनि की तरंगधर, ध्वनि की आवेग या ध्वनि की आवृत्ति? आवृत्ति के द्वारा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आवृत्ति। आप सभी कोई जानते हैं कि ध्वनि का निदान 3 बातों पे होती है जी। एक होता प्रबलता, क्या होती है? प्रबलता। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा होता तारत। दूसरा क्या होता? तारत। और तीसरा क्या होता आपका? गुणता। क्या होता? गुणता। प्रबलता क्या करता है? या तेज या मंद को बतलाता। ध्वनि तेज है या मंद है उसके बारे में कौन बतलाता? प्रबलता। तारत मोटी, ध्वनि मोटी है या पतली, ध्वनि मोटी है या पतली, या कौन बतलाता आपको? तारत। और गुणता क्या करता है? या ध्वनि के अंतर को पहचानता। दो ध्वनि के अंतर को पहचाने, दो ध्वनि के अंतर को पहचानने का काम कौन करता है? गुणता। तारत की बात करें, अगर जिसमें तारत, जिसका तारत अधिक होगा जी, जिसका तारत अधिक होगा, ध्वनि क्या होगा? ध्वनि या क्या होगा आपको? मोटी होगा। उसी के बाद अगर देखेंगे तारत तो कम होगा, तारत अगर कम होगा, तारत तो कम होगा, सॉरी, यह आपको पतली होगा जी। तारत अधिक होगा तो यह क्या होगा आपको? पतला होगा। पतला होगा, ध्वनि पतली होगी। तारत अधिक होगा, तारत कम होगा तो क्या होगा? ध्वनि मोटी होगी। ध्वनि क्या होगी? मोटी होगी। ध्वनि क्या होगा आपका? मोटी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में आएंगे। 39 क्या कहता है? कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना हुआ रहता है जी? तो इसमें हमेशा क्या समान बना रहेगा? त्वरण। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो उसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक समान बना हुआ रहता है? त्वरण एक समान बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है? शकरा, वायु, दूध या चाय? तो इसमें यौगिक कौन हो जाएगा? शकरा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है जी? C12H22O11, C12H22O क्या हो जाएगा? 11। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ यौगिक है? तो सकरा यौगिक है, C12H22O11। यौगिक कहा किसको जाता है जी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों का, तत्वों का निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर, रासायनिक तौर पर क्या होता है? संयोजन से बना होता है, उसी को क्या कहा जाता है जी? आपको यौगिक कहा जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात जो मिलाया जाता है उसी को क्या कहेंगे? आपका यौगिक कहा जाएगा। यौगिक का उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा? शकरा। वहीं दूध की अगर बात करेंगे, दूध या रक्त की बात करेंगे, या किसका उदाहरण हो जाएगा? कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। मवेशियों मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में से आर जैविक रोग का कारण क्या होता है जी? तो प्रोसंग होता है। क्या होता है? प्रोसंग अर्थात फ्रियोन होता है। क्या होता है? फ्रियोन होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें प्रोटोजोआ था परजीवी के द्वारा, या परजीवी के द्वारा नहीं होता है। जल और पोषक तत्व के परिवहन के लिए पात्रों में जो संवहन ऊतक होता है तो उसको क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन है आपका। जाइलम होता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जाइलम होता है। और पत्ती के द्वारा बनाए हुए भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। और वहीं पर देखेंगे आपको यह सीरा काम होता है, वह रक्त परिवहन करने का काम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 43। 43 में दिया है, संघ की पहचान निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यह प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होती है। यह त्रिकोणीय कर्मिक पुरावर्ती विखंडित एवं गुहा प्रणाली होती है। इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड एवं विखंडों में बटा होता है। इन प्राणियों में अधुर्णीय तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां होती है। सभी विशेषता किसका है जी? यहीं से तो आपको पता चल जाएगा जलीय। तो जलीय किसका? आपका एनालिडा समूह का है। किसका है? एनालिडा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपका डी नंबर होगा। ऑर्थोपोडा की बात करें तो इसमें उदाहरण कौन हो जाएगा? तेलचट्टा। तेलचट्टा हो जाएगा, झींगा मछली हो जाएगा,
खटमल, खटमल हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। तो आपका तेलचट्टा, खटमल, टिड्डा, मक्खी, ये सब किस में आ जाता? ऑर्थोपोडा में आ जाते। किसमें? इस ऑर्थोपोडा। इसके शरीर को देखेंगे तो इसको शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिर, सिर, बक्ष और क्या होता? उदर। सिर, बक्ष और क्या होता? उदर। सिर, बक्ष और क्या होता? उदर। ऑर्थोपोडा की समूह को 3 भागों में देख सकते हैं। सिर, बक्ष और क्या होता? उदर होता। वहीं पर अगर बात करें ऑर्थोपोडा में, अगर देखेंगे इसका रुधिर, रुधिर, रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण, रुधिर प्रसंचरण, रुधिर प्रसंचरण तंत्र क्या होता? खुला होता है। जैसे कि मानव में अगर देखेंगे तो मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या रहता? आपका बंद रहता है। जबकि आपको तेलचट्टा, झींगा, इस सब में क्या रहता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता? खुला हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी, अगर एसके हेलमेंथिस की बात करें, इसमें आहार नाल आहार आहार नाल अस्पष्ट नहीं होती। इसमें आहार नाल अस्पष्ट नहीं होती जी। इसमें आहार नाल क्या होता है? अस्पष्ट नहीं होती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एस्केरिज, एस्केरिज, एस्केरिज हो जाएगा। थ्रेडवर्म, एस्केरिज, थ्रेडवर्म, बूचेरिया, बूचेरिया क्या हो जाएगा? बूचेरिया हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लेटिया हेलमेंथिस, प्लेटिया हेलमेंथिस में क्या होता है जी? इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता जी। पाचन तंत्र इसमें विकसित नहीं होती, पाचन तंत्र इसमें विकसित नहीं होती है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो प्लेनेरिया क्या आता? प्लेनेरिया। और क्या आता? फीता कृमि। क्या होता? फीता कृमि। तो क्या देखिए, ऑर्थोपोडा में तेलचट्टा, खटमल, मधुमक्खी, यह सब टिड्डा किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आता है। इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता? खुला हुआ, सब बाहर से दिखेगा। तो उसके बाद हम लोग एसके हेलमेंथिस के बारे में जाने। एसके हेलमेंथिस में आहार नाल स्पष्ट नहीं होती है। इसका उदाहरण कौन था? एस्केरिज, थ्रेडवर्म और बुचेरिया। एस्केरिज, थ्रेडवर्म और क्या था? बुचेरिया। वहीं पर बात करें प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस में पाचन तंत्र आपका विकास नहीं होता है, आपका विकसित नहीं होता। जिसका एग्जांपल कौन था? प्लेनेरिया और कौन था? फीताकृमि। प्लेनेरिया और फीताकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 44। निम्न में से कौन सा गुण रज्जुकी का नहीं है जी? पृष्ठ रज्जु उपस्थित होना, कुलोम छिद्र अनुपस्थित होना, हृदय आधार भाग में होना, एक गुदा आपको पश्च पृक्ष होना जी। इसमें कौन हो जाएगा? कुलोम छिद्र अनुपस्थित होती है। क्या होती है? कुलोम छिद्र इसमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या, कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है? इसमें कौन निकालती है? तो आपका थाइमोसिन। कौन निकालती है? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है? तो थाइमोसिन हार्मोन। वहीं एड्रेनल हार्मोन की बात करें तो लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो, लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है जी? एड्रेनलिन हार्मोन को। एड्रेनल हार्मोन को ही क्या कहा जाता? लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होती है? खाद्य रितिकाय में, दीर्घरोम में, आमाशय में जी। कहाँ पे होती है? खाद्य रितिकाय में होती है। आमाशय में, अब सॉरी, अमीबा में। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होती है? खाद्य रितिकाय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 47। 47 में रक्त दाब को कम करने में सहायक कौन होती है? सेक्रेटिन, इरिथ्रोपोटीन, उसके बाद यह पेप्टाइड होता है जी। इसमें कौन होता है? एट्रियल। कौन होता है? एंड्रियल, अर्थात ANF। क्या होता है? ANF। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या करा? कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा खोजा गया था? सिंगर एवं निकोलसन। इसमें क्या हो जाएगा? सिंगर एवं निकोलसन 1937 में। तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा खोजा गया? सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। रॉबर्ट एवं ब्राउन, रॉबर्ट एवं ब्राउन की बात करेंगे, तीनों ने राइबोसोम की खोज किया था। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किन्होंने किया था? तो ये आपको रॉबर्ट एवं ब्राउन, रॉबर्ट एवं ब्राउन ने राइबोसोम की खोज किया था। राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है जी? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। स्लाइडेन स्वान ने क्या बतलाया था जी? कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और सिद्धांत ने कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में किन्होंने बताया? स्लाइडेन ने बताया। डुडुबे ने किसका खोज किया था? लाइसोसोम का। लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज किन्होंने किया? डुडुबे ने किया था। लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता? लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता? आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्रीय विधायिका सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है जी?
तो किनको नियुक्त किया गया? विक्रमनाथ को, न्यायाधीश विक्रमनाथ। राष्ट्रीय विधायिका सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया? न्यायाधीश विक्रमनाथ को नियुक्त किया गया है। यहां पर देखेंगे जो ऑप्शन में सूर्यकांत दिया है, सूर्यकांत क्या नंबर का आपका मुख्य न्यायाधीश बन गया जी? 53वें नंबर के। क्या नंबर के बन गए? 53वें नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाटो, नाटो अटलांटिक संधि का 32वां सदस्य कौन बन गया आपका? स्वीडन। कौन बन गया? 32वां स्वीडन। नाटो की अगर बात करें, नाटो का गठन कब होता है जी? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया जाता है। अभी आपका 32वां सदस्य कौन कौन देश बन गया? स्वीडन बन गया। एक अभी वर्तमान में सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन है जी? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। 51 की बात करें, 51 में क्या है? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में बनाया गया है जी? जापान में। कहाँ बनाया गया? जापान। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में विकसित किया गया? जापान में। चीन की बात करेंगे, चीन की राजधानी क्या है जी? बीजिंग। क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग। इसका मुद्रा का नाम क्या है? युआन। क्या नाम है? युआन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। दक्षिण कोरिया का राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा हो जाएगा इसका वान। क्या हो जाएगा? वान। इसकी मुद्रा क्या है? वान है। उसके अमेरिका की बात करेंगे, वासी, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर। और वहीं जापान की बात करें, जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या होगा? टोक्यो। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा? एन। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा? एन। तो क्या जाने? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसका मुद्रा क्या है? युआन। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी मुद्रा क्या है? युआन। वहीं दक्षिण कोरिया की अगर बात करें, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा क्या है? वान है। अमेरिका की बात करें, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्य राजधानी है, इसका मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा का नाम क्या है? यन। मुद्रा का नाम क्या है? यन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता? वाई भारत मेटर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? जयशंकर थे। कौन थे? जयशंकर। वाई भारत मेटर्स की पुस्तक के लेखक कौन थे? जयशंकर। इसके अलावा हम लोग अगर पुस्तक की बात करेंगे, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। बिहार के गांधी, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसके लेखक कौन थे जी? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी। अशोक चौधरी। और कौन थे? संभावी, संभावी चौधरी। कौन थे? संभावी चौधरी। कौन थे? संभावी चौधरी। दूसरा पुस्तक की अगर बात करें, द विनर्स, द विनर्स, द विनर्स माइंड सेट, माइंड, माइंड सेट। द विनर माइंड सेट के लेखक कौन हो जाएगा? सैन वाटसन। सैन वाटसन। कौन हो जाएगा? सैन वाटसन हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक समंदर, एक समंदर, एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर की बात करें, संजीव जोशी। कौन है? संजीव जोशी। कौन है? संजीव जोशी। एन, एन अनकॉम, ए अनकॉमन, अन अनकॉमन लव जी किनका है? चित्रा बनर्जी। या किनका है? चित्रा बनर्जी। किनका है? चित्रा बनर्जी का है। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर मी चाउस, आफ्टर मी चाउस की बात करें, किनका है? एम जे अकबर। किनका है? एम जे अकबर। किनका है? एम जे अकबर का है। इसके अलावा अगर देखें, द द ब्रह्मास्त्र, द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड, अनसील्ड किनका है? टी शिवानंदन। किनका है? टी शिवानंदन का है जी। किनका है? टी शिवानंदन। महात्मा, महात्मा गांधी और पर्यावरण, महात्मा गांधी और पर्यावरण, महात्मा गांधी और पर्यावरण किनका है? वी एन, सॉरी टी एन खोसू होगा जी, वी एन नहीं होगा, टी एन खोसू। टी एन खोसू। क्या होगा? टी एन खोसू, खोसू। उसके बाद मदर, मदर मी कम टू मी, मदर मी कम टू मी किनका है? अरुंधति राय, अरुंधति राय। किनका है? अरुंधति राय। किनका है?
अरुंधति राय। तो क्या जाने यहाँ पर देखेंगे, तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक कौन थे? अशोक चौधरी और संभावी चौधरी, संभावनी चौधरी। बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक कौन थे? अशोक चौधरी और संभावनी चौधरी। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन थे? सेन वाटसन। द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? सेन वाटसन। एक समंदर मेरे अंदर किनका है? संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर किनका है? संजीव जोशी। ए अनकोब लव, ए अनकोब लव का कौन है? आपका चित्रा बनर्जी। ए अनकोब लव का कौन है? चित्रा बनर्जी। आफ्टर मी चाउस, आफ्टर मी चाउस के लेखक कौन था? एम जे अकबर। आफ्टर मी चाउस के लेखक कौन है? एम जे अकबर। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड, द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड के लेखक कौन है? टी शिवानंदन। कौन है? टी शिवानंदन। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और पर्यावरण किनका है? टी एन खोसू। किनका है? टी एन खोसू। मदर मी कम टू मी किनका? अरुंधति राय। मदर मी कम टू इन किनका है? आपका अरुंधति राय। किनका है? अरुंधति राय। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या करा है? 2024 का विटिकल गोल्डन पुरस्कार किसे दिया गया है जी? पूर्णिमा देवी बर्मन। किनको दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2024 का विटिकल गोल्डन पुरस्कार किन्हें दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। इसके अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको दिया गया है? यो शाहरुख खान। किनको दिया गया? शाहरुख खान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 बेस्ट अवार्ड किनको दिया गया? तो शाहरुख खान को। तब जानेंगे दादा साहब, दादा साहब, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जी, सर्वश्रेष्ठ। इसमें कौन रहा था? स्त्री टू। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? स्त्री टू था। इसके अलावा ही देखिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ निदेशक का नाम क्या था? अमर कौशिक। कौन है? कौशिक, अमर कौशिक हो जाएगा। अगर इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन। कौन है? कार्तिक आर्यन। कौन है? कार्तिक आर्यन। कौन है? कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है आपका? कृति मेनन। कौन है? कृति मेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति मेनन है। इसके अलावा निदेशक की अगर बात करें, निदेशक कौन हो जाएगा? कबीर खान। कौन हो जाएगा? कबीर खान हो जाएगा। इसके अलावा अगर जाने 78वां बाफ्टा, 78वां बाफ्टा पुरस्कार, 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 कौन सा फिल्म था जी? कॉन्क्लेव। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? कॉन्क्लेव। क्या नाम था? कॉन्क्लेव। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव। क्या नाम था? कॉन्क्लेव। इसके अलावा देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सब, इसमें सबसे फिल्म कौन रहा? 12th फेल। कौन था? 12th फेल था। और हिंदी में कौन था आपका? हिंदी में कौन था? कटहल। हिंदी में कौन था? कटहल था। इसके अलावा 97 ऑस्कर पुरस्कार, 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 की बात करें, इसमें सर्वश्रेष्ठ भी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था? अनोरा। कौन था? अनोरा। कौन था? अनोरा। चलेंगे हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या क्या पढ़े। सबसे पहले क्या था? दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किनको दिया गया? शाहरुख खान। किनको दिया गया? शाहरुख खान को। दादा साहब फाल्के में ही देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? स्त्री टू। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? स्त्री टू। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन रहा? अमर कौशिक। कौन रहा? अमर कौशिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन था? कृति मेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम क्या है? कृति मेनन। वहीं अगर बात करें हम लोग
कि निदेशक, निदेशक कौन रहा था आपको? कबीर खान। निदेशक कौन रहा? कबीर खान। इसके अलावा अगर हम लोग देखें 78वां बाफ्टा पुरस्कार, सॉरी हाँ बाफ्टा, 78वां बाफ्टा पुरस्कार में कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा? कॉन्क्लेव। 78वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? कॉन्क्लेव। 71वां राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? 12th फेल। 71वां राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? 12th फेल। उसके बाद हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? कटहल। क्या नाम था? कटहल था। इसके बाद 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025, 97 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? अनोरा। 97 ऑस्कर फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या था? अनोरा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है आपसे कि सभी महाद्वीपों के सातों सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनेगी? ऑप्शन में क्या दिया है? कार्तिका, काम्या कार्तिकेयन, पूनम शर्मा, तनु चक्रवर्ती और कौन है? टेन्युबो नदी। कौन हो जाएगा? तो काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। सभी महाद्वीपों की सातों सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन हो गई है। कौन हो गया है? काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बना है आपका? सूर्यकांत। कौन बना है? सूर्यकांत। भारत के 53 में, भारत के 53 में। वहीं 52 में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? BR गवई। 52 में कौन हो जाएगा? BR गवई। तो भारत के अभी प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? सॉरी, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत के नंबर के 53 में है। अगर बात करें कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हरिलाल जे कानिया। कौन है? हरिलाल जे कानिया। कौन है? जे हरिलाल जे कानिया है। तो प्रथम न्यायाधीश कौन हो गया? हरिलाल जे कानिया हो गया। चलेंगे वहीं बात करें कि आपका जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो आपको चुनाव आयोग की बात आ जाएगा। सॉरी, यहाँ न्यायाधीश की बात हो रही है ना, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की बात चर्चा करें तो किसमें क्या गया? 124 में। किसके में क्या गया? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है आपसे कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पे रहा आपका? भारत नेपाल। तो किनके बीच हुआ? यह भारत और श्रीलंका के बीच। किनके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर, किसके बीच, कहां पर किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए इसके अलावा हम लोग खेल से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ओलंपिक 2028 कहां पर होने जा रहा है? क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस कहां पे पड़ती है? अमेरिका में। कहां पे होता है? अमेरिका में। इसके अलावा अगर देखें 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें या 2032 में कहां पर होगा? ब्रिस्बेन। कहां पे होगा? ब्रिस्बेन में। कहां पे होगा? ब्रिस्बेन। या कहां पे पड़ता? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे पड़ता? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा अगर जाने 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? 2026 में। इस कहां पर होगा? इटली के मिलान और कोर्टाना में। कहां पे होगा? मिलान और कोर्टिना में होगा। यहीं 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करें 2030 में, या कहां पे होगा? फ्रांस में। कहां पे होगा? फ्रांस में। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 या कहां पे होगा? उत्तराखंड पे हुआ। कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। वहीं 39वां अंतर्राष्ट्रीय 2027 में कहां पे होगा? मेघालय राज्य में होगा। कहां पे होगा? मेघालय राज्य में। इसके अलावा देखिए 14वां क्रिकेट विश्व कप की अगर बात करें 2027 में कहां पर होगा? इसमें 3 देश होगा जी। दक्षिण अफ्रीका, एक तो दक्षिण अफ्रीका आएगा, जिम्बाब्वे होगा, एवं नामीबिया। कौन होगा? नामीबिया होगा। 15वां क्रिकेट विश्व कप की बात करें 2031 में होगा, या कहां? या भारत और बांग्लादेश। कहां पे होगा? भारत और बांग्लादेश होगा। इसके अलावा 10वां आईसीसी पुरुष T20 की अगर बात करें
2026 में कहाँ पे होगा? भारत एवं श्रीलंका। कहाँ पे होगा? भारत और श्रीलंका में। इसके अलावा 11वां अगर पुरुष T20 की बात करें 2028 में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड चलेंगे। यहां पर हम लोग क्या देखें? सबसे पहले जाने क्या कि 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2025 की बात किया जाए तो यह 2028 में लॉस एंजलिस कहां पे होगी? अमेरिका में, लॉस एंजलिस अमेरिका में। 35वां ग्रीष्म ओलंपिक 34वां ग्रीष्म ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ। 35वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2032 में आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा जी। 25वां शीतकालिक ओलंपिक खेल की बात करें जो 2026 में इटली के कौन सी शहर में होगा? मिलान और कोटाना शहर में। कहां पे होगी? मिलान और कोटाना। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करें जो 2030 में होगा, कहां पे? फ्रांस में। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहां पे होगा? उत्तराखंड में हुआ। और 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 कहां पर होगा? मेघालय राज्य में। इसके अलावा 14वां क्रिकेट विश्व कप की बात करें 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच होगी, वहां पर होगा। 15वां क्रिकेट विश्व कप 2031 में कहां पे होगा? भारत और बांग्लादेश में। 10वां आईसीसी पुरुष T20 की बात करें तो 2026 में भारत और श्रीलंका में। वहीं 11वां पुरुष T20 की बात करें तो 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च कितना मीटर दूर थ्रो फेंका था? आपका 90.23। कितना हो जाएगा? 90.23 मीटर फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और उसके लक्ष्य के बारे में कौन सा तथ्य सही है? नेट जीरो सूर्य कार्बन इमिशन का लक्ष्य क्या रखा गया? 2027, यह तो सही है। चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य कब है? 2040, यह भी सही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047। यह तीनों पॉइंट यहां पर क्या है? सही है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। तो क्या था? नेट जीरो शून्य कार्बन का इमिशन कब होगा? 2070 में। चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य 2040 में। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2027 में होगा, 47 में होगा, सॉरी 47 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित सूचांक में असत्य को चुने। निम्नलिखित में क्या है आपका? असत्य को चुने। क्या दिया है? निम्नलिखित को असत्य में चुने। क्लास में निम्नलिखित में सूचकांक में से असत्य को चुने। क्या था? पहला है वैश्विक शांति सूचकांक, भारत का स्थान कितना? 115। यह आपका बिल्कुल ही सही है। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो इसमें कितना है? 131वां। कितना है आपका? 131वां, यह भी सही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो यह कितना है आपका? 71वां। इसमें क्या है आपका? कोई भी सही, मतलब टोटल इसमें क्या आपका सही है। पहला क्या देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक भारत का स्थान कितना है? 115 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 71 स्थान पे। मतलब टोटल ऑप्शन यहां पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना? कौन बन गया? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है? 100% एटीपी किताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गया है? तो जिमी कॉनर्स, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। मतलब इसमें टोटल आपको क्या हो गया? 100 एटीपी किताब को जीतने वाला खिलाड़ी हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करें, 63 में भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहां पर स्थापित है? भोपाल, लखनऊ, ग्वालियर या जयपुर? कहां पे हो जाएगा? ग्वालियर। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहां पर स्थित है? आपका ग्वालियर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कर रहा है? ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कौन बन गया? भारत। क्या है क्वेश्चन कि ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन हो गया? आपका भारत हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में 100% इलेक्ट्रॉनिक बाहर अपनाने वाला पहला देश कौन हो गया आपका? तो ये आपको नॉर्वे हो जाएगा जी। कौन हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 100% इलेक्ट्रॉनिक बाहर आपको वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? वह कौन बन गया? नॉर्वे हो गया। मतलब ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कर रहा है, 66 आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे तो इटली ने किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप जीता है जी। किसको हराया, स्पेन को। इटली ने किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप जीता है, स्पेन को हराकर इन्होंने डेविस कप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 67। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसे हराकर सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, तो डिंग लेरन को। किनको लर्न करा, डिंग लेरन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसे हार का सामना करना पड़ा, डिंग लेरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68 नंबर। 68 में है राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी। तो कौन है आपका, वही है रहाटकर, किशोर रहाटकर हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर रेखा गुप्ता की बात करेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कौन है, रेखा गुप्ता। कौन है आपका, रेखा गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। 69 में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है जी, 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 21 मार्च की बात करें, विश्व विश्व विश्ववानिकी, विश्ववानिकी क्या मनाते हैं, विश्ववानिकी दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। कौन सा राष्ट्र उद्यान अंडमान एवं निकोबार में स्थित नहीं है जी, साउथ बटन, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, कौन है, मुरलिन। इसमें कौन हो जाएगा, मुरलिन। मुरलिन कहां पर अवस्थित हो जाएगा आपका, यह कहां पर हो जाएगा, मिजोरम राज्य में। कौन सी राज्य में हो जाएगा, मिजोरम राज्य में। तो क्या देखिए यह सभी आपको कहां पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में। जैसे साउथ बटन की बात करें, रानी झांसी मरीन की बात करें, या सिंडल पीक, तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी ही कौन है आपका, सैंडल पीक है। इसके अलावा मर्लिन की बात करें तो मर्लिन कहां पे पाया जाता है, मिजोरम राज्य में। मर्लिन कहां पे पाई जाती है, मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 71 में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है जी। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो कौन होता है, प्लेग। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। इसके अलावा हम लोग अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो आपको जीवाणु के द्वारा होने वाला टिक आपको क्या आएगा, जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। जीएसटी पंडित का टिक न्यू है जी, क्या हो जाएगा, जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। जिसका आपको क्या बनता है, जी से गोनरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पी से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तापेदिक, क से कुष्ठ रोग, टी से टेटनस, क से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, हौ से क्या होगा, हाइजा होगा। इसके अलावा अगर देखें परजीवी, परजीवी के द्वारा होने वाला का ट्रिक क्या हो जाएगा, पापा काम पे सोते हैं जी, पापा काम पर सोते हैं। ऐसे वास्तविक में नहीं सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। ट्रिक क्या, पापा काम पे सोते हैं। इसका क्या हो जाएगा, प से पायरिया, क से कालाजार, म से मलेरिया, उसके बाद सो से सोने की बीमारी। इसके अलावा अगर विषाणु की बात करें जी, विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी का ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। क्या हुआ, पोएच छोड़ गई। तो क्या बन जाएगा, रो से क्या हो जाएगा, रेबीज। रो से रेबीज, ख से खसरा, रो से रेबीज, ख से खसरा, ह से हर्पीज, म से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, प से प्लेग, ए से एड्स, चे से चेचक, छ से छोटी माता, डो से डेंगू ज्वार, गो से गलसोद, हो से आपको ई से इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा, ई से इन्फ्लुएंजा। तो क्या देखे आपका जीवाणु से होने वाले का ट्रिक है जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। परजीवी के द्वारा होने वाला बीमारी का ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। विषाणु का ट्रिक क्या होता है, रेखा हमें हिट कर पोए छोड़ गई। जीवाणु में देखे थे जी से गोनरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पी से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तो से तापेदिक, क से काली खांसी, टी से टेटनस, क से कुष्ठ रोग, नी से निमोनिया, ह से हाइजा। इसके अलावा परजीवी के द्वारा होने वाला बीमारी का ट्रिक था पापा काम पे सोते हैं। प से पायरिया, क से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी। इसके अलावा जाने विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी, रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। रो से रेबीज, ख से खसरा, हो से हर्पीज, म से मेनिंजाइटिस, हिट से आपको हिट करके पोए छोड़ गई। इससे क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, और पी से पोलियो, ए से एड्स, चे से चोचक,
फ से क्या होगा छोटी मात्रा, डो से डेंगू जो है, गो से गलसूत, ई से क्या हो गया इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे। 72 का था प्रमुख खानवादोस जनजाति एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म सही नहीं है जी। बेद्दा कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका में। यह तो बिल्कुल ही सही है, बेद्दा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती। क्या पूछ रहा, कौन सही नहीं है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में जी, यह भी सही है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, और एस्किमो आपको टुंड्रा प्रदेश में। कौन गलत हो जाएगा इसमें, इसमें एस्किमो कहाँ पे पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो कहाँ पे पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है। तो बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, बिल्कुल ही सही है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। रेड इंडियन की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, जबकि एस्किमो जनजाति की बात करें तो यह कहाँ पे पाई जाती है, कनाडा देश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी। 73 में कह रहा, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की शाखा को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर या मोरिकल्चर या एपीकल्चर। सिल्वरी कल्चर क्या कहा जाता है, सिल्वरी कल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है जी, फलों के वगैरह की किस में आ जाएगा, फल उद्यान किस में आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर में हो जाएगा। मोरिकल्चर में कौन आएगा, इसमें रेशम कीट पालन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेशम कीट पालन का अध्ययन किस में आ जाएगा, मोरिकल्चर में आ जाएगा जी। आईएपी कल्चर में क्या आ जाएगा जी, मधुमक्खी। क्या आ जाएगा, मधुमक्खी का पालन किस में आ जाएगा, एपी कल्चर में। तो फल उद्यान का अध्ययन हो जाएगा हॉर्टिकल्चर में, सिल्वरी कल्चर में वनों का संरक्षण हो गया। मोरिकल्चर में क्या आ जाएगा, आपको रेशम कीट पालन का अध्ययन हो जाएगा। एपी कल्चर में क्या आ जाएगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, जलेपला दर्रा किस राज्य में है जी, सिक्किम में। जलेपला दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, सिक्किम। जलेपला की बात करें, जलेपला के अलावा यहाँ पर कौन पाया जाता है, नाथुला जी। कौन होता, नाथुला। नाथुला, नाथुला दर्रा भी कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम। तो नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, सिक्किम में पाई जाती है जी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो माना, माना, नीति, लीपुलेक, लीपुलेक क्या होता है, लीपुलेक। यह सभी दर्रा कहाँ पे है जी, उत्तराखंड में। तो माना, नीति, लीपुलेक कहाँ पे है, उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश में कौन है, बोमडिला, 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 सेला, लीफू, दीफू। कौन हो जाएगा, दीफू। बोमडिला, सेला, दीफू, यह सब कहाँ पे, यांग्याप, यांग्याप, यह सब कहाँ पे पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जी। हिमाचल प्रदेश में कौन हो जाएगा, बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा जी, बारालाचा और सिपकिला, सिपकिला, यह सब कहाँ पे पाया जाता है जी, तो हिमाचल प्रदेश। बारालाचा और सिपकिला कहाँ पे पाया जाती है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे। 75 नंबर क्या कहता, चश्मा के लेंस बनाने में किस प्रकार का कांच का उपयोग होता है जी, क्राउन कांच। किसका होता है, क्राउन का। चश्मा के लेंस बनाने में कौन सी कांच का इस्तेमाल होता है, क्राउन कांच का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फोटोक्रोमेटिक कांच का इस्तेमाल कहाँ होता है, यह धूप चश्मा में जी। आप लोग बहुत लगाते हैं धूप चश्मा, कौन से में होता है आपको, तो फोटोक्रोमेटिक कांच का इस्तेमाल किस में किया जाता है, धूप चश्मा में। वहीं फ्लिंट कांच की बात करें या प्रकाशीय या प्रकाशीय उपकरण में किया जाता है, किसमें किया जाता, प्रकाशीय उपकरण में किया जाता है। तो फ्लिंट कांच का प्रयोग प्रकाशीय उपकरण में किया जाता है, जबकि फोटोक्रोमेटिक कांच का उपयोग किसमें किया जाता सॉरी, धूप चश्मा में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या आता है, पीएच मापकर्म की खोज किन्होंने किया था जी, सोरेनसन ने। कब किया, 1909। सोरेनसन ने कब किया, 1909। तो पीएच मापकर्म की खोज किन्होंने किया था, सोरेनसन ने। कब किया था, 1909 में। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना था जी, मीरा कुमार। कौन बनी थी, मीरा कुमार। किसकी बेटी थी, बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, मीरा कुमार। सरोजिनी नायडू की बात करें तो प्रथम राज्यपाल बनी थी जी। कौन बनी थी, प्रथम राज्यपाल। कहाँ की, उत्तर प्रदेश से। तो क्या देखिए, भारत की प्रथम राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम आईएएस पूछे तो कौन हो जाएगा जी, अन्ना जॉर्ज। और किरण बेदी क्या हो जाएगा, आईपीएस। कौन चीज का हंसी आ रहा है इतना, आईपीएस। किरण बेदी क्या हो जाएगा, आईपीएस।
तो पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। प्रथम आईएएस पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, आपका अन्ना जॉर्ज। और आपका मीरा कुमार क्या हुआ, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला आईपीएस पूछे तो कौन हो जाएगा, किरण बेदी। प्रथम महिला आईपीएस कौन हो जाएगा, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है, किनको कहा था, पुणे। किस शहर को दक्कन क्वीन के नाम से जाना था, पुणे। पानीपत को क्या कहते हैं जी, बुनकरों। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर किसको कहा जाता, पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। मुंबई को क्या कहते हैं जी, सात टापुओं, सात टापुओं वाला शहर जी, सात टापुओं वाला शहर किसको कहा जाता, मुंबई को कहा जाता। बेंगलुरु की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहा जाता, बेंगलुरु को कहा जाता। किसको कहा जाता, बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 79 नंबर। क्या कहता, पंजाब के केसरी के नाम से किनको जाना जाता, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किनको कहा जाता, लाला लाजपत राय। टी प्रकाशन को क्या कहा जाता जी, आंध्र केसरी। क्या कहते हैं, आंध्र केसरी। आंध्र केसरी के नाम से किनको जानते हैं, टी प्रकाशन। भगत सिंह को कहा जाता शहीद ए आजम। क्या कहा जाता, शहीद ए आजम के नाम से किनको जाना जाता, भगत सिंह को। मदन मोहन मालवीय को क्या कहता, महामाना। क्या कहते हैं, महामाना। तो क्या देखिए, आंध्र केसरी किनको कहा था, टी प्रकाशन को कहा जाता। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता। भगत सिंह को शाहिद आजम के नाम से जाना जाता। अब महामाना किनको कहते हैं, मदन मोहन मालवीय। किनको कहा जाता, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या है कि लालवनी। लालवनी किस राज्य का लोक नृत्य है जी, महाराष्ट्र का। लावनी, लावनी कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का। राजस्थान का कौन हो जाएगा जी, घूमर। कौन हो जाएगा, घूमर। डांडिया, डांडिया। और कौन हो जाएगा, लीला। ये सब कहां पर पड़ता है आपका, राजस्थान। उड़ीसा का कौन हो जाएगा जी, छाऊ। छाऊ और रणबती, रणबती। ये सब कहां पे पाई जाती है, उड़ीसा में। राजस्थान में घूमर, उसके अलावा कौन हो गया, डांडिया, लीला। ये सब कहाँ का हो गया, राजस्थान। उड़ीसा की बात करें, छाऊ और कौन हो गया, रणबती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में आपको क्या आ गया, मैथ आ जाएगी। एक राशि 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाती है, तब उसे चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश किया जाता है। यदि मूलधन आपको कितना दिया है, 2000। ब्याज आपका फॉर्मूला क्या होता है जी, ए अमाउंट बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + r क्या होता है, 100। पे पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा जी। यहाँ पर आपको अमाउंट कितना दिया है, 2420 रुपया दिया। मतलब मिश्रधन कितना है, 2420 है। मूलधन कितना है जी, 2000 है। 1 + रेट आपको दिया है क्या, रेट आपको दर निकालना है जी। तो दर रहने दीजिए, बटा 100। पे पावर क्या कर देंगे, एन कर देंगे। इधर आएंगे, हाँ आपका एन का मान कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो क्या देखेंगे, 2420 में 2000 बटे कर देंगे। इधर आपको क्या हो जाएगा, 1 + r/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे, या किसका स्क्वायर हो जाएगा जी, अगर इसको 0 0 कटाएंगे, इसको अगर कटाते हैं तो यह 100 हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 121। तो आपको क्या बन गया यहाँ पर, 121 बटा आपको 100 बराबर 1 + r/100। पे पावर क्या है जी, स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर यह किसका हो जाएगा, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 1 + r/100 पर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा, r/100 बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा आपको, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ए नंबर बनेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 82 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 नल है एबीसी, एक टंकी को इतना इतना समय में भर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह कब भर जाएगा जी, एबीसी का दिया हुआ, ए बी सी कितना मान दिया है, एगो का 20 है, दूसरा का कितना है 30 है, तीसरा का कितना है 40 है। तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना होता है 120। 20 30 40 का कितना होगा 120। यह कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में। इसका कार्य क्षमता आ गया जी, 6 4 और 3 कार्य क्षमता आ गया। टोटल काम कितना है, 120 है। 120 काम है और कार्य क्षमता कितना है आपका, 6 4 10 3 13। तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9.3/10 बनेगा। क्या बनेगा, 9.10/3 दिन मिनट लगेगा जी। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर
सी बनेगा। कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 35% अधिक है जी। मार्केट प्राइस दिया हुआ है जी। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से सीपी से कितना अधिक है? 35 अधिक है। तो कितना हो गया? 135 हो गया। अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है? 40% का छूट दे रहा है जी। अंकित मूल्य कितना? 135 है, 40 छूट देगा तो 60 में बेचेगा तो कितना आ जाएगा बताइए तो? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81। इसका आपको यहाँ पर आपको एमपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस। यहाँ पर आपको एसपी कितना आ गया जी? 81 हो गया। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ पर उसको कितना का हानि हो रहा है? खरीदा है 100 रुपया में जी, और बेच कितना में रहा हुआ? 81 रुपया में बेच रहा है, तो उसको लॉस कितना का हो रहा है? 100 में से 81 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 का हानि हो रहा है, और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 100 कट गया जी, 19% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19% को उसको लॉस होगा। कितना का लॉस होगा उसको? 19% का क्या होगा? उसको लॉस होगा जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या दिया है? एक्स का 30% जी। एक्स का 30% बराबर क्या दिया है? वाई का 40%। डायरेक्ट भी कटा सकते थे, परसेंट परसेंट उड़ जाता। नीचे वाला 100 कट गया, ऊपर वाला 0 कट गया जी। तो 3x बराबर क्या हो गया? 4y हो गया। एक्स और वाई का अगर रेशियो लिखेंगे तो बराबर वाला वैल्यू रेशियो में आता है तो क्या होता? पलट जाता। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 4 और 3 का बन जाएगा। कह रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है जी? वाई एक्स से कितना कम है? तो कितना कम है जी? 1 का कम है। कितना कम है? 1। 1 किस में कम है? 4 में कम है। इंटू क्या कर देंगे? 100। तो कटाएंगे कितना आएगा? 25% कम है जी। परसेंटेज में कितना कम हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या करा? क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास के धातु के गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाता। तो अर्धगोला का अर्धव्यास क्या होगा? तो ठोस गोला का आयतन क्या होता है जी? गोला का अगर आयतन देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? 4/3 पाई r³ होता है। क्या होता है? 4/3 पाई r³। यहाँ पर 3 गो का डाटा दिया, 3 गो को पिघला कर बनाया जा रहा है। तो 4/3 पाई r³ इसी का मान आपको क्या दिया? 4/3 पाई r³ प्लस 4/3 पाई r³ प्लस क्या करेंगे? 4/3 पाई r³। यहाँ पर कॉमन तो ले सकते हैं ना? 4/3 पाई r³ है, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे? 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे जी। r³ का मान पहला का कितना दिया? 6 दिया है, तो 6 का क्यूब। दूसरा का कितना दिया है? 8 दिया है। 8 का क्यूब। तीसरा का कितना दिया है? 10। 10 का क्यूब कर देंगे। यह आपको यहाँ पर अगर कटाएंगे तो ये आपको क्या होगा? 4/3 और 4/3 कट जाएगा। r³ का मान कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 8 का क्यूब कितना होता है? 212। और 10 का क्यूब, सॉरी 512 होगा, 212 नहीं, कितना होगा? 512 होगा। और 10 का क्यूब 1000 होता है। सभी को जोड़ेंगे, r³ का मान कितना हो जाएगा? 1728 होगा। तो r³ को हटाएंगे तो r का मान कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1728। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए नंबर। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पे आएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? यहाँ पर डिवाइड करना है जी। अगर इसका आंसर बताएंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको देखेंगे डिवाइड करके, ऑप्शन डायरेक्ट लेके 31/36 को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 0.8 क्या होगा? उसके बाद 17/18 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 0.94 होगा। उसके बाद 43 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 0.95 होगा। उसके बाद 59.60 से डिवाइड करेंगे, 0.98 बनेगा। तो ये आपको क्रम वाइज में हो गया, तो इसमें ऑप्शन कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इसको कटाकर ही क्वेश्चन निकाला जा सकता है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या दिया है? यहाँ पर मान दिया है जी 0.03125 दिया हुआ है। बटा कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? हटाएंगे तो 2 2 4 1 5 0 आ जाएगा ना। 2 2 4 1 5 0। उस पे पावर आपको क्या दिया? -2/5 दिया हुआ है जी। यहाँ पर अगर इसको कटाते हैं, क्या कटेगा क्या यहाँ? या किसका स्क्वायर हो जाएगा बताएंगे तो? 3125 आपका 5 पे पावर 5, तो 5 के पावर ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा आपका ये?
तो यह माइनस को अगर यहाँ हटाना रहेगा तो इसको पलटा देंगे तो माइनस आपको क्या हो जाएगा, पलट हो जाएगा जी। 2 2 4 1 5 0, इधर कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा। इस पे पावर क्या आ जाएगा आपको 2/5 हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो 10/5 का पावर आपको क्या बनेगा 5, और इसी का आपका है 2/5। 5 बच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यह कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा ना। तो वो 2 पे पावर कितना हो गया, 2 कितना माना जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को अंकित किया जाए तो उसके अधिकतम वक्र आपका क्षेत्रफल कितना हो सकता है जी। तो इसको यहाँ पे देखेंगे, आपको एक वर्ग दिया हुआ है जी। वर्ग का आपको व्यास कितना, वर्ग का भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसी में कह रहा है कि एक वृत्त को लाना है, क्या लाना है, एक वृत्त को लाना। अधिकतम इसकी अगर आप देखेंगे त्रिज्या इसका कितना होगा, पूरा 10 है तो आधा कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या कहता है, अधिकतम वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो सकता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया है, आर का मान कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 पाई। आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या कह रहा है, आपको इसको बोर्ड मास पे दिया हुआ है जी, कौन सा वैल्यू को चेंज करेंगे। तो 15 इंटू 18 और माइनस 6 भागा कितना है 20 प्लस क्या है 4 बराबर क्या दिया है 29। कौन सा ऑप्शन लेंगे इसमें, अगर ऑप्शन नंबर डी को चॉइस करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 18 माइनस की जगह पर भाग 6 और माइनस 20 प्लस 4 बराबर क्या है 29। एक के बार ले लिए, आप लोग चेक कर लेंगे बार बार इसको। इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा 15 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 29। इसको पनरतिया 45 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 29। इसको करेंगे कितना होगा जी आपको, यह 25 प्लस 4 बराबर 29, तो 29 बराबर कितना हो गया 29। मतलब ये आपको क्या है सही है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में दिया हुआ है, रीजनिंग दिया हुआ है। इसमें क्या है एच पी ए एफ एम जेड, उसके बाद क्या है डी जी वाई, इसके बाद है बी जी एक्स। अगला पॉइंट निकालना है जी। यहां पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर h का मान कितना है 8 होता है, p का मान 16, a का मान 1, उसके बाद p आपका कितना होता है 6, m का 13, z का 26, d का 4, j का 10, y का 25, b का 2, g के 7, x का 24 होता है जी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यह कितना घटा आपको 2 घटा है, इसके बाद यह कितना घटा है 3 घटा है, इसमें यह कितना घटा आपको 1 घटा है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे यह कितना घटा 2 घटा, इससे यह कितना घटा 3 घटा, इससे यह कितना घटा 1 घटा। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो यह कितना घट जाएगा आपको, इसको नीचे से कर देते हैं। यह कितना घटा 2 घटा, इसमें कितना घटा 3 घटा, इसमें 1 घटा। इसी तरह इसमें निकालेंगे हम लोग, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कितना घटेगा 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा जेड आ जाएगा, और इसमें कितना घटेगा आपका 3 घटेगा, इसमें 2 घटा तो इसमें 3 घटेगा कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, और इसमें 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 23 डब्लू हो जाएगा। तो जेड डी डब्ल्यू हो जाएगा ना, जेड डी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा डी नंबर, क्या बनेगा डी नंबर। इसमें हो क्या रहा था, एक में 2, एक में 3 और एक में क्या घट रहा था -1। यही आपका क्रम सभी में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या कह रहा है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध या सही वर्तनी है जी। कौन हो जाएगा विदुषी, कौन हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है, रामा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक होगा जी। तो आपादन कारक होगी। रामा विद्यालय से घर जाती है तो कौन सी कारक होगी, इसमें आपादन कारक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही सही नहीं है जी, मतलब मिलान सही नहीं दिया हुआ। समष्टि का क्या होता है बीएसटी होता, ये तो आपका इकोनॉमिक्स का आ गया। वैभव का क्या होता है जी प्रावैभव होता। प्रधान का क्या होती है गौण होता। एकाग्रन का, एकाग्र का क्या होता है चंचल होता है। इसमें गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एकाग्र का क्या होता है चंचल, एकाग्र मतलब ध्यान एकीकृत करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में आपको इंग्लिश दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा 3 नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। उसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे। 95 में भी इंग्लिश है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 96 में आपको क्लासिक अर्थशास्त्री निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार पर पूर्णतः जोर देता है जी? किस पे जोर देता? कम ब्याज दर पर। क्लासिक अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार पर मुख्यतः जोर देता है? तो कम ब्याज दर पर जोर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे आएंगे। 97 का रहा मालिक के कब्जे वाले भवन को आरोपित कराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? तो मध्यवर्ती उपभोग का। किसका होता है? मध्यवर्ती उपभोग का। क्वेश्चन नंबर 98 पे आएंगे। 98 नंबर का रहा न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक उत्पादन के किस कारक की अतिरिक्त आय को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जी? तो क्या कहा जाता है? सीमांत लाभ। क्या कहा जाता है? सीमांत लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 में है निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल से ह्रास प्रतिफल में बदल जाती है जी? तो किससे बदल जाती है? जब इष्टतम उत्पाद में परे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का निर्धारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का निर्धारक कहा जाता है? तो किनको कहा जाता? मुद्रा का क्रय शक्ति को। किनको कहा जाता? मुद्रा के क्रय शक्ति को कहा जाता। तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर में। तब तक के लिए जय हिंद।